हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं अजय त्रिपाठी, फाउंडर ऑफ टीसीआर स्टडी सर्कल। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। लगभग हमारा ये सेशन हो सकता है 5 दिन भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है। बेसिकली वी विल आवर मेन फोकस वुड बी कि बिफोर प्रीलिम्स, आई मीन दिस मंथ, वी वुड डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर. All subjects would be discussed here. Major focus would be for 10 years. 10 साल बेसिकली हम लोग 10 वर्षों का बेहतर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो हम भी जानते हैं कि जब पैटर्न 2011 में चेंज हुआ था तब से ये पैटर्न चल रहा है। तो एक तरह से देखा जाए 10 साल का हो गया है। हम 10 वर्षों का पेपर बेहतर तरीके से डील करेंगे। ये बेसिकली मैं बायलैंग्वेज चलाऊंगा, क्योंकि हमारे आप में कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम माध्यम के भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी हैं। So simultaneously, by the way, I'll discuss about those things. So let's start by the way. जैसा हम जानते हैं कि यूपीएससी everybody knows about that, no matter from which region, which state the person, I mean aspirant से belongs, लगभग सभी का सपना होता है यूपीएससी में आना। और उसमें कई पोस्ट हैं, बेसिकली कुछ 3-4 पोस्ट हैं जिसके लिए लोगों के अंदर जज्बा होता है। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो लोग आईएएस कहते हैं, कोई आईपीएस कहता है, कोई आईएफएस कहता है, लेकिन दोस्तों उसमें लगभग 10 से 15 सर्विसेज भी हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कभी। और रिस्पेक्टिव सर्विसेज की अपनी एक जिम्मेदारी है। सिविल सर्विस हमारे कंट्री का बैकबोन है, हम ये सब जानते हैं। ये एक स्टील फ्रेम भी इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। देखते हैं कि जैसे आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी जो सिविल सर्विसेज का रोल रहा है इन आवर सोसाइटी, इट वाज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। बेटर वी शुड से दैट कि जो इनका एक लेवल था समाज में जुड़ने का, समाज में करने का, वो सोशियो रहा हो या इकोनॉमिकली रोल रहे हो या पॉलिटिकली रोल रहे हो या ब्यूरोक्रेटिक रोल रहे हो, इनका रोल हमेशा से ही काफ़ी सराहनीय भी रहा है। कभी कभी इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे आज हम सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम जब कभी डिस्कस करेंगे, जब कुछ क्वेश्चंस गवर्नेंस के हमारे प्रीलिम्स में मिलेंगे, तब लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द सिविल सर्विसेज एज वेल एज अबाउट द व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन आवर सोसाइटी, इन पॉलिटिकल, इन एक्सिक्यूटिव्स एज वेल एज इन लेजिस्लेटिव एज वेल एज इन जुडिशरी। सो हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सिविल सर्विसेज 2011 में पैटर्न चेंज होने के बाद हम जानते हैं कि अब जो सिविल सर्विसेज का पैटर्न हो गया है वो पहले भी था, लेकिन अब जो हुआ है वो प्रीलिम बेसिकली 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया। प्रीलिम्स है, मेंस है और उसके बाद इंटरव्यू। 3 स्टेज में डिवाइड करने के भी पीछे एक बहुत बड़ा फिलॉसफी था कि प्रीलिम्स बेसिकली अर्लियर बिफोर पैटर्न चेंज 2011 ये सोचा जाता था कि जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, प्रीलिम्स का जो ओरिएंटेशन है, वो मेजरली इस चीज पर फोकस करता है कि हम कितना चीजों को मगअप कर पाते हैं, हम कितना चीजों को फैक्चुअल गेन कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कुछ सालों से, जो पैटर्न चेंज होने के बाद हाल ही के 3-4 सालों में खासकर हम देखते हैं, सो द पैटर्न द यूपीएससी चेंज्ड इज वेरी रिमार्केबल। अल्टीमेटली नाउ दे स्विच्ड फ्रॉम फैक्चुअल टू सम एक्सटेंट लॉजिकल रीजनिंग. Actually, okay, reasoning they are now applying here even also in general studies paper. जो एक डेप्थनेस है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डेप्थनेस, जो कि मैं पिछले बिहार पीसीएस के मेंस इकोनॉमिक्स के क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। जो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेप्थनेस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो फिलोसफिकल अप्रोच को भी ले रहा है, थ्योरेटिकल अप्रोच को भी ले रहा है, फैक्चुअल अप्रोच को भी ले रहा है। तो इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे जब हम वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द होल 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर 2011 टू 2021। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ मैं सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ हूँ स्लाइड में, जैसे कि करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है। हम सभी जानते हैं कि जो पैटर्न जो चेंज होने के बाद जो करंट अफेयर्स का जो रोल है, जो करंट अफेयर्स का जो एक शेयर है, एक रेशियो है, वो कहीं ना कहीं हमको देखा गया है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जैसे 2021 में कितने क्वेश्चन पूछा और 2011 में कितना क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट 2011 के यदि हम बैक में जाएं, इफ वी जस्ट बैक बिफोर 2011 पैटर्न, स्पेशली वी डिस्कस अबाउट आफ्टर 2000, देखते हैं कि द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स डेफिनेटली दे स्टार्टेड आस्किंग, ओके, बट it was not, I think so, more or less, I think so, its weightage was around 1% or 2%, but now its weightage is very remarkable, around you could say 15% or 20%. So definitely it's playing very big role here in qualifying the prelims.
सो डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट दिस, वेयर टू कवर द करंट अफेयर्स, हम करंट अफेयर्स कहाँ कवर करेंगे, कैसे हम उसका अप्रोच रखेंगे, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। देख रहे हैं कि हिस्ट्री का पार्ट था जो पहले 2011 के पहले हिस्ट्री का पार्ट रिमार्केबल था पहले भी, अब तो थोड़ा कम हुआ है बेसिकली देखा जाए तो। ज्योग्राफी का पार्ट भी देखा जाए, ये सब कोर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब कोर सब्जेक्ट हैं जिनका रेशियो जो है कहीं ना कहीं बढ़ा ही है, कभी घटा नहीं है। लेकिन देखते हैं जो पैटर्न है आज का। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पहले हम प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में चेंज करते हैं, बात करते हैं। प्रीलिम्स में बेसिकली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो बेसिकली 2 पेपर पूछता है। जब से सीसेट नया पैटर्न आया है, जब से नया पैटर्न आया है तब से बेसिकली 2 पेपर बेसिकली ये पूछते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जीएस है और सेकंड पेपर में सीसेट है। ये सीसेट जो है बेसिकली इन्होंने 2011 में जब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने सीसेट को भी इंक्लूड किया। उनका मानना था थोड़ा सा हमें सिविल सर्विसेज में मॉडर्न टाइम्स पैटर्न चेंज होने के कारण देखा गया इकोनॉमिकली भी इवोल्यूशन हुआ, सोसाइटी भी इवोल्यूशन हुआ, आईसीटी एरिया में हम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और साइंस का जो एक साइंटिफिक रीजन है उस चीज़ का रोल काफ़ी बढ़ा। साइंस एक जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं उसकी जो एक इनरिचेबिलिटी है वो बढ़ी। इसी कारण इन्होंने उस चीज़ को समझा और सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में भी इन्होंने सीसेट का एक हिस्सा रखा। बाय द वे ये पहले क्वालिफाइंग नहीं था, आप इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया क्योंकि इसके बारे में काफ़ी मुद्दे उठे भी। रूरल बैकग्राउंड या जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो अब इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया बेसिकली। अब सिर्फ 33% ही पाना जरूरी है बेसिकली। पहले ये मार्क्स जुड़े करते थे, पहले इसको ज्वाइन किया जाता था साथ में, दोनों पेपर को मिला करके मार्किंग की जाती थी। सी सेट और जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं, सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, जो नया पैटर्न है। In new patterns, there are 100 questions in general studies paper and there are 80 questions in CSAT. In 100 questions of GS, they are asking from different general studies topics. They even also provide in the syllabus recent, 2011. From asking like major subjects like current affairs, I'm better just repeat this one right now. History, geography, economy, polity, science and technology and environment. So I mean, ये जो कोर सब्जेक्ट, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट हैं, these subjects, the weightage of these subjects are day by day rising, increasing. The reason behind is that everybody knows about कि in modern times geography is what is the role of the geography, what is the role of polity, what is the role of economy, science and technology, environment. We know about that कि we are in 21st century and in ICT era when the role of science revitalizing in a very great manner. Okay, so we could see the science and technology, the weightage of science and technology तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में टेक्नोलॉजी है, हमारे पॉकेट में भी टेक्नोलॉजी है। कहीं ना कहीं हम आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो दूर दराज हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भावी एस्पिरेंट, जो भावी आईएएस अधिकारी या भावी पीसीएस अधिकारी होंगे, वो हम एक दूसरे से दूर दराज गांव में भी रह करके एक तरह से वो हमको सुन पा रहे हैं, हमारे लेक्चर को अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही रोल है, ये कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इसका रोल स्वाभाविक सी बात है बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। तो इसी कारण अब हम देख पा रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वेटेज हैं क्वेश्चंस, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने इस रोल को कहीं ना कहीं इसके वेटेज को बढ़ाया। एनवायरमेंट देखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 30 देखा गया कि कैसे क्लाइमेट चेंज हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, सोशियल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज कहीं ना कहीं हमारे हर एक लाइफ के हर एक पार्ट को ये जो एनवायरमेंट का हिस्सा है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी कारण इसका भी देखा जा रहा है कि इसका भी जो रोल है वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम लोग कि 2011 से 15 क्वेश्चंस थे, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए वेरिएबल में कहीं ना कहीं टू समहाउ लेस और मोर ये इक्वल ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी लेस और मोर इक्वल ही है। इकोनॉमिक का हिस्सा, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, हु नोज, हु डोंट नो कि इकोनॉमी का जो रोल है हमारे लाइफ में कैसा है, हाउ इज इकोनॉमी के इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। वी आर हियर, वी आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, we live for what we live for. Definitely we have many purposes, but ultimately everybody's main purpose is what? To roti kapda makan.
you are a student, you are aspirant. We do study. We just do study just for knowledge seeking, not just for knowledge seeking. Definitely, to some extent, roti, kapda, makan is our core part of the life, and it is not just from. It's not just started from 21st century. It's since time immemorial. जैसे कि मैंने कल के क्लास में डिस्कशन भी किया था कि the evolution of human, to some extent, the evolution of human rounding like clockwise around, I think so, just in three things: roti, kapda, makan. Either we could talk about Paleolithic period, Lithic period part. Then in 16, later on in Harappan civilization, later on here in Indian perspective I'm discussing about, in second urbanization, especially 6th century onwards, then political evolution is started. Then later we could discuss about कि how economic, the role of economy day by day, उसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं वेटेज है वो बढ़ता ही गया. हमने देखा कि कैसे 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, उससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं कितना चेंज हुआ. इकोनॉमिक में जो रोल है, इकोनॉमी का रोल है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को कितना चेंज करता है. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का भी देखा गया जो वेटेज ऑफ इकोनॉमी टू समहाउ मोर और लेस इक्वली है. पॉलिटी में भी है. पॉलिटी हमारे लाइफ का, स्पेशली हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा निभाता है. पॉलिटिकल सिस्टम, we as a human, we as a nation, we as a in democratic, we as a citizen, everybody knows what is the importance of political system, what is the importance of polity, what is the importance of constitution. Like our country, which is a secular, which is a free country, which has a constitutions. In fact, one of the lengthiest constitution in the world. We know what is the importance of polity in our life. Daily to daily life. We know that unfortunately still our more than 30% of population is illiterate. More than 50% of population don't know about much more about political system. But still, to somehow less or more, everybody knows about that we are living in free and democratic country. So to some extent, they know about the values of political system, polity or constitution, knowing unknowingly. उनको मालूम भी नहीं है कि कुछ वैल्यूज हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एज अ फ्री कंट्री, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे द राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, दे डोंट नो कि वेयर में इट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट सबकॉन्शियसली दे नो अबाउट दैट कि few rights are very fundamental to them, like right to life, right to speech, expression, freedom, trade, business. Okay, so everybody knows that कि this is our fundamental right. As a human, it's our right. So definitely हम उस पर भी बात करेंगे जब हम पॉलिटिकल सिस्टम, जब हम जान रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कहीं ना कहीं हम एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट जुड़ने वाले हैं. We will be part of one of the biggest bureaucratic system in the world, to somehow in democratic pattern way I'm discussing about. हमारा जो रोल है when we will discuss, when we are dealing about 130 crores of, more than 130 crores of people, population of our Indian brothers and sisters, then the role which constitutions are providing to us, our political executives, our judiciary executives or whatever, they are providing on us as a bureaucrat, as a administrator, public servant, better use the word, Lok Sevak. The deftness of the deftness on this subject, especially polity, economy, environment, geography, especially our history, definitely, because it's our culture. As a nation, we are not new. It's not just about 75 years of independence. As a nation, we are existing here since time more than 3,000 years ago. We had a history. We have a history. We will have. So definitely we will discuss about those things. What's the importance of history in modern times? What is the importance of geography while dealing with political systems, economical, scientific and environment? So all subjects are correlated. When we will do a study about these parts of syllabus, later we will try to interrelate with each other, because it would be easy for us. Why? Because personally I feel
when I started my preparation years ago, I mean 4 years ago, I got good marks even also in prelims. What I feel when I was studying in my student life, what I got that key when I was started studying these subjects later, I always try to correlate with each and every subject simultaneously. Suppose I am studying economy, then science technology. If some new technology is coming here in our globe, then I was thinking, I was analyzing how that technology would impact on environment and how that technology would going to be impact on economy as a whole, as a global as well as a national, as a regional, and how that technology have an impact on quality, especially like if there is some technologies there like mobile, technological evolution is there like robot, AI and all, how this technology would have impact on our right to privacy, like Aadhaar. Okay, so I was thinking that time ki how each and every subject, every topics could be correlated with each other. So then it would be easy for us how it's going to be impact if some technology evolution is there, and if we are implying on a particular reason, how that reason going to be impacted with the socio-economically and politically as well as environment and ecologically way. Okay, and how the history, how we would learn from the history about these core part, like when we are discussing about smart city, when we will discuss about many other provisions and yojana and policies as well as evolutions, technological as well as other things. This definitely I used to think about that how this Harappan civilization collapsed because of that was any reason. Definitely there was many reason. There were many reasons, and there are many reasons still discussing by many historians, and there is still the theories are evolving. But definitely, to some extent, whatever the reason would be, but every reason is just revolving around these core part, like geography, how geographically dam bay. If some historian says that it was because of dam collapse, because of the whole Indus civilization was collapsed. Okay, it was decline. Okay, same way many says that it was because of environmental havoc. There was many environmental disasters happened because of that reason. This great Indus Valley civilizations collapsed, declined. Same way many say that their economic system became in bad modes. So whole Indus Valley civilizations goes down. Many says that it because of it was a misgovernance. So there are many reasons. So if we will start doing analysis about these core part with very energetically way, and I think so we must correlate all these topics with each other with current affairs, and we will think later on rethinking about those models would be very easy and very helpful for our UPSC preparatory journey. It is not just about for prelims. Even these kind of rational analysis would be very helpful for our mains preparation as well as in interview preparation. So let's see now how this core subject, one of the core subject has very weightage in our new patterns of UPSC thing. But before that, I think I should make a model about that, how UPSC prelims they are asking the questions. Before that, I think I should discuss about the pattern of the UPSC prelims. Well, come on. This is UPSC prelims. We know about that UPSC has three stages. One is prelims, mains and interview. In prelims, mains and interview, in prelims they are asking, they have two papers. One is GS, other one is about CSAT. And in second is about mains. I'm discussing about mains. Then here in mains they are asking, like they have a GS 4 parts. So the device did GS 4 part, and GS 1 like history, geography, social problems, and women empowerment, like these type art and culture type of questions are asking, and topics are there. And GS2 like polity, governance and all, and GS3 like economic, science, technology and disaster management, all these things, and GS4 emotional and ethics and integrity. So in mains they are divided in GS in 4 parts, 1, 2, 3, 4, and they are asking, they are giving a one optional. Earlier before 2011 I think so there were 2 optional.
and even also they were asking, even also in prelims they were even also asking, they had one optional paper, I think so. So well, now in new pattern they are asking GS 4 GS, there are there, and it is with 250 marks, and in one optional with two paper 250 marks, and then one essay paper, and with essay there are definitely two compulsory language. I mean, there is a lingual problem. I mean, lingual subject like Hindi. Suppose you could choose any subject, it's Hindi. Other one is about English. So same way in interview, it's all about the personality test. So come on, we will discuss about only first stage. That is UPSC prelims. So first paper is about GS, and second paper is about CSAT. So today we will analyze, our analysis would be about general studies, that is about paper 1. We will not discuss about CSAT, rest it, I'll discuss it later on in next lecture. We will take other classes of those part. My other friends, I mean other colleagues would discuss with me about CSAT's part. So today and today onwards, I mean later, I think so 7 or 8 days, I would complete whole GS paper with all of you. So have patience and discuss with me, analyze those things, and honestly you would enjoy all those discussion. So come on guys, here I am discussing about only GS part, not CSAT part right now. So come on, start now. So 2011, when the pattern changed in our country, you know about that, it's a civil services is the nerve of the whole Indian political democratic system. So definitely if something changes is arriving, so definitely there could be many, एक तरह से कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भावना होती है, क्योंकि परिवर्तन कहीं ना कहीं हमको, परिवर्तन का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हमें बदलनी पड़ती हैं. बदलने का मतलब है देयर आर मैनी गाइज, देयर आर मैनी पीपल्स, इट्स आवर ह्यूमन टेंडेंसी कि वी आर वेरी रिलक्टेंट टू चेंज. कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति में होते हैं बदलाव के प्रति. यूपीएससी पैटर्न चेंज करता है 2011 में, उसके खिलाफ काफी विरोध भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एस्पिरेंट्स वो वेरी फ्लेक्सिबल, सो दे हैंडल द सिचुएशंस and they start amalgamate with this changed topic. So come on, in 2011 this is a core subject, history, geography, politics, economy, science, technology, environment. I would discuss about major sources after this slide. So come on, first of all focus on the pattern, how they are asking the questions. In 2011 the core of the part, like first of all we should discuss about the history. In 2011, out of 100 questions, 11 questions came from history. In 2012, 19 questions, then 13, 16 questions, then 20 questions, then the decline of 3 questions, 17, then 2 questions down, then again 1 questions down, then in 2018, 22 questions UPSC asked from this history part. Can you find any clue how and why? I will discuss it later. Then 17 questions asked in 2019, then 20 questions in 2020, and then 20 questions exactly in 21. So let's guess what would be happen in 2022. Personally, I think so the weightage of history will increase because we are completing our 75 years of independence. That's we are celebrating, we are planning to celebrate our Amrit Mahotsav. So definitely the history part, especially modern India part, the weightage of modern India would be accelerated in this 2022. So we could get less or more. The question would be, as per my guess, 22 plus minus 25. I think something 22 plus minus 3. It means around 20 or 25 questions would be asked by the UPSC. I think so. Because India has many things in 2022 and many policies are in larger stages completing, and new policies are going to be started by the government of India as well as many states. So, well, so to some extent, on an average, if we see on an average, it's around 15 questions or 17 questions directly UPSC asking from the history part. Okay, so let's ask about what's the history part, sir. Definitely in history, fantastic. In history, actually, they could be asked from ancient history part, medieval history part, modern India, and especially and fantastic art and culture. Did you understand me? Good. Art and culture part.
The weightage of art and culture, they are asking. It's not about Sanskritization of India. Well, enjoy the things, art and culture, we are living in India. That is a Bharat, as said by in Article 1, Constitution of India. We know about that our history is not about 75 years. Our history is more than, we have a history more than 3,005 years ago. So we have a culture, very fantastic culture, very golden culture. So definitely the art and culture part always were the one of the favorite topic of the UPSC since time when the UPSC changed the pattern after ICS. Even also in ICS, we pre-independence. That time too in examination they could have many questions in as well as on those time pattern. We will not discuss about those part, but definitely after 2011, especially after 2011, art and culture part they increases in history core part. Okay, so I told all of you that more than 17, it's averagely 17 questions are asking. That means more or less 5 to 6 questions directly asking from art and culture. Rest out of 10 questions, 3 to 4 questions are asking from ancient part, and 2 to 3 better say from medieval part, and rest from modern India. That is about 6 to 7 questions. So in 2022 might be possible the modern India weightage would be more as compared to medieval part, but sure UPSC would love ancient and art and culture part always. There is no any doubt. So let's guys here now we are coming here in geography part. Geography. Everybody lives in one particular state, and we have a district. On that district, we could have a Suba, Tahsildar, Tahsili, as well as village. So every region has a history. Every region has a history politically. Am I right? Good. So geography as well. How? You are living in particular region? Am I right? Good. So your geographical region could be hilly? Yeah, good. Could be plainy? Could be other things. We will discuss about this part as well. So geography becomes very important. We as India, we say that we are Indian. We say that we are a free country. We say that we are a sovereign country. Our preamble even also said that we the people of India have a sovereignty, have a sovereign nation. So my guy, if you are sovereign, then definitely you must have a fixed region. You could have a boundary. You could have a very definite boundary of your country, beautiful nature, a country. So you know about since time when we were in when we were in school, we used to see our India's map. Yeah, am I right? So that denotes geography and map. But nation is not just about geography. We as a civil servant, we as an aspirant, why UPSC asking all these kind of topics? Why UPSC not just asking about geography? Because we are preparation. We have in preparation for civil services examination, and day or one we will serve our beautiful nation. So better our UPSC should focus on our geographical region. No, a nation is not just about geography. Dear aspirants, a nation is not just about geography. A beautiful nation has a history, has a beautiful culture, has a beautiful art, has a beautiful polity. So nation has economy, so nation has environment, a nation has many things. All those things come together and make that geographical region as a nation. So now you understand. I hope so you get a clue why geography plays a very vital role in UPSC prelims questions. Well, in geography we see in 2011 there are 11 questions UPSC asked. Before that, I would like to tell you one thing. Before 2011, the questions asking from geography was more. The weightage of history was more. In fact, sometimes, many times UPSC, even also the weightage of geography and history with polity, the weightage could be more 40%, 50%. Don't surprise.
don't surprise. Now you could ask me, why not economy? In fact, well, when India got independence in 1947, we know that we were agrarian economy. We were not industrial revolved. Our country has a very big poverty level. We had very limited resources. Our illiteracy rate was in peak, and there were many problems like partition, poverty, unemployment, as well as most important, mismanagement of resources. So because of that reason, our economy was in dwindling state. Because of that reason, even also we have a very beautiful neighbor, very good neighbor with very good affair. You all guys know, like after partition, we already cleaved with many problems. So because of that part, we used to surrounded with those neighbors, and the wars and many trauma was not surprise to us. Like many war came with that, with many problems arose. So India, when faced a food crisis, and then thankfully our Indian Jai Jawan Jai Kisan, we moved with the evolution, agrarian revolution, and that agrarian revolutions had a very surprising economically dwindling up an agrarian sector. So after then before 1991, I think so, we were a closed economy. To some extent, we didn't open our economy. There were many reasons, and our prime minister at that time, our systems even also applied to some extent, more or less, they were fond of with socialist economy. So to some extent, we had a fear with the capitalist economy because we had a very great experience with colonialist. Those were to some extent, more or less, were a capitalist pujari. So we had a suspicions on those systems. So because of that reason, more or less, we loved socialist. But no, we are a mixed economy. So we were trying to make a balance between socialist as well as a capitalist economy. Well, in 1991, when country opened its economy in LPG, liberalization, privatization, and globalization, then the things changed. Not just about India's economical, political journey, but as well as civil services fond of questions, pattern asking. Many civil services reforms committees formed before that, like ARC1, ARC2, and like there are many commissions like Pucci commissions for central and state relationship, as well as there are many commissions keep arriving, keep coming, but many recommendations were in due. But it was 1991 LPG, जैसे हम इकोनॉमी हमारी खुलती है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था परिदृश्य में हम खोलते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलपीजी जो है विमुद्रीकरण का एक दौर था, जो एक ग्लोबलाइजेशन भौगोलिकरण भूमंडलीकरण का जो दौर था, वो किस तरह से हमारी आर्थिक, सामाजिक और इस परिवेश को बदलता है. दिस एलपीजी came up with many things, good as well as bad. Changes came, changes took place, so economical started evolving after 2000. Well, we know that कि कोई भी परिवर्तन होता है उसमें कुछ टाइम लगता है, because it's about in country like us where the unemployment rate was very high, poverty level was very high, and literacy rate even also was not good. To some extent, our rest agrarian sector, if we left that, our agrarian system is very, I think so, it's like pre-old era. It's not technologically evolved. So I hope you enjoyed and you played with these games, and this is totally game. Being honest with you, it's a totally game. Prelims is just totally game, because it's not just about how much you studied, how much you mugged up, how much you covered as syllabus and sources. UPSC always surprise you, no matter either you are Dhurandhar or Pitadhish or particular subject, doesn't matter. UPSC is going to punch up. Okay, so please just respect the UPSC sentiment and study
syllabus, discuss with your friends about the syllabus part and the score parts, and most important thing is about previous year paper analysis. That's why I'm here with you to discuss about all those parts which are very complicated, which people, I mean aspirants think so it's very complication, but personally I feel it's not very complications, because if you are restricting only few subjects, few sources, and within few sources if you are keep revising and revising, personally I feel it would be very easy for you. You know very well that if there are very few core part, and just for qualifying marks it just needed 100 marks for safe zone, just 100 marks. That means 100 marks means ki you just need 100 plus marks for qualifying prelims. There are many aspirants are first time giving exam, so might be possible they don't know what was the cutoff for previous year, but please keep in your mind that cutoff was not 150 out of 200, it was I think so 92 or 93 something out of 200. What does that mean? 1 million aspirants every year attempting an aspirant of being a civil servant to serve the nation. 1 million, that means 10 lakhs guy. In fact, the same digit as once our honorable member of parliament in our region awarded me for my yoga contribution when I was 13-year-old. Okay, so 10 million aspirants wanna be UPSC aspirants. They are a UPSC aspirant, wanna be civil servant to serve the country. That means you just needed 50 questions out of 100 questions to clear prelims. And being honest, when we start analyzing the part of the previous year paper, I would tell you where these questions come from. But my major focus would be, since 10 years previous year paper analysis, more or less 75 plus minus 5 questions directly comes from few sources, very basic sources like NCERT, good, and other few reference books. I'll let you know. After completion of those part, hope so, in next classes in future I would give you whole compiled things about compiled lectures of all prelims purpose, especially for prelims purpose. Later on I will discuss about mains as well. So just have patience, read syllabus, you must have a strategy. Every game if you want to play, you must have a strategy, and with this strategy, it is a strategy which gives you at most efficient result. I always use the word efficiency. Well, this is my loveliest word. I used to use this word because what I feel कि as a human, since time when we born, जब हम बच्चे होते हैं तब से कहीं न कहीं हम हमेशा कुछ न कुछ जब काम करते हैं, पढ़ते हैं, या जब बच्चे होते हैं स्कूल में जाने के बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सोसाइटी में हम लोग कई लोगों से फिर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक सोसाइटल दायरा होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है. उन्हीं में से कुछ लोग हमारे ही तरह कुछ ही लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं हमारे ही तरह वो वही विद्यालय में पढ़ते हैं, सेम स्कूलिंग, same kinds of friends, same numbers of friends, same numbers of the societal zeal, but still वो हमसे ज़्यादा to some extent they are getting a very good exposure as compared to other. Those are not able to getting the good exposure. The reason is very simple. What I feel, it's about efficiency and exposure. If you have the same syllabus, my dear aspirants, if you have the same syllabus, if you have everything UPSC given, you have a previous year paper, okay, if you have everything, then why you are unable to get
50 questions. Why you are unable to attempt only 50 questions? Why you failed? What is the reason behind that? Does that mean you have a lack of resources? No, no. In fact, not. You have not lack of resources. You have everything. You have energy. You are also, you have a same youth energy, same zeal. But why you are keep failing and again? My dear aspirants, you are failing because of your attitude. You are failing because of your attitude. Come on, wake up. This is just 50 questions. Just have a limited resources, revise again, and leave these syllabus which I am going to discuss about each and every part of this section, and later I would discuss the whole sections of this elaborated, efficient TCR way. Okay, come on. So my main things what I want to say कि reason क्या है? What is the reason? Why you are unable to solve 40 plus questions, 50 plus questions? Yeah, you tell me. Definitely, first of all, we have our resources, so we are confused. So much resources, so much confusion. Am I right? Good. Don't you think it's like children behavior? In fact, you are going to be an aspirant, you are going to be civil servant. Does that mean UPSC don't want children? In fact, and you are a young, you are a mature, you are going to be bureaucrat, civil servant. Am I right? Public servant better say. In fact, so be mature and think analytical. You must have a reasoning behind anything, whatever you do. Doesn't matter, either you are getting good result or bad result, but you must have a reason why you failed, why you succeeded, and if you failed, then you must know why I failed, discuss about those things, analyze, know about. You must have a SWOT analysis. I use this word, I keep using this word in my lectures, SWOT analysis. Dear aspirant, what is this? Many aspirants from management background, many from economics part, accountant background, by the way. What is a SWOT analysis? Basically, you must, as for strength, as for, साथ में बोलो, yes for strength, good. V for weakness. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वीकनेस मत रखना, गुड. ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, फैंटास्टिक. एंड टी फॉर थ्रेट. इट्स अ जोक. जीएफ बीएफ वाला प्रॉब्लम रखोगे ना तो थ्रेट तो कहीं से आएंगे ना. बाय द वे, इट्स अ जोक. थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखो. ओके, कम ऑन. So this is the elaboration of SWOT analysis. It's a very fantastic, one of the loveliest topic in management sector. Okay, so what is a SWOT analysis, by the way? S for strength, W for weakness, O for opportunity, and T for threats. Well, definitely, you must know about what is your strength. What is your strength? Good. You are young. You are under 30. You have still zeal. You have still energy. You could fire. You could change anything. You are with warm blooded. Okay, come on, guy. That's your strength. इस एज में आप कुछ भी कर सकते हो. इस एज में आप कुछ भी कर सकते हो. आप अच्छा भी कर सकते हो, कुछ भी बदलाव कर सकते हो, क्योंकि एज ही होती है रिस्क लेने की. और इस एज में रिस्क लिया जा सकता है. इस एज में बहुत सी एनर्जी होती है. हमारी जो ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, इट्स वेरी 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 फैंटास्टिक एंड डेफिनेट. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज फाइंड योर स्ट्रेंथ. ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट इंजेन्युटी, इनर सेंस की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं. यदि हम एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टेज की बात करें तो एक स्ट्रेंथ का मतलब ये भी है कि what is your strongest subject, what is the core subject which you love the most, and what is your weakness, and which subject you hate the most, and how to deal with that. Okay, come on guy, जब आप कभी एस्पिरेंट, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप बैठ करके आज ही जाके घर में जाना, आज ही अपने रूम में जाना. एवरीबडी इज गो बैक होम आफ्टर दिस लेक्चर and go and take a one slip of paper, I mean A4 size paper, उसमें बैठ के लिखना कि आपकी स्ट्रेंथ
एक इनर सेंस में, एक आउटर सेंस में। इनर सेंस में आपके स्ट्रेंथ होंगे, देखना कि आप इमोशनली वीक हो या स्ट्रांग हो, ठीक है। आप आपकी अंदर की जो इनर पर्सनालिटी है उसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको कमजोर बनाती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, ओके। और आउटर में आप ये देखना कि आउटर में हम लोग एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम नॉलेज सीकिंग की बात करेंगे। उसमें आप ये देखना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कहां पर वर्क करना है। और उसके बाद आप मेरे टीसीआर चैनल में आप जा करके मेरे से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको मैं मेल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं टेलीग्राम की आईडी भी दे दूंगा टुमारो लेक्चर्स। देन यू कुड डायरेक्टली आस्क मी द क्वेश्चंस कि सर दिस इज माय वीकनेस, हाउ डू आई हैंडल दिस, दिस इज माय स्ट्रेंथ, इट वुड बी ग्रेट टू, इट वुड हैव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन माय स्टडी और नॉट, कि मेरी मजबूती है क्या, ये मेरी तैयारी में बेहतरीन होगा, मेरी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। मेरे को जहां तक लगता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी यही है कि यू आर यंग, okay, right now you have no any responsibility, might be possible there are many aspirants, those are even also doing jobs, they are even also handling the families, okay, so definitely kudos to them कि ये लोग सब परिवार को भी हैंडल करते हैं, जॉब भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, फिर भी ये सिविल सर्विसेज जी लेके चल रहे हैं। कुछ लोग इसमें हमारे होंगे जो सोशल वर्क भी करते हैं, समाज के लिए भी से कुछ में कुछ कर रहे हैं जी। ये वो लोग हैं जो दे डोंट बदर अबाउट आइदर दे हैड अ पावर और नॉट, दे हैव अ पावर और नॉट, बट स्टिल दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट एवर। ये सोच रहे हैं कि मैं एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज बनने, सिविल सर्वेंट बनने के बाद करूंगा। सो इन फैक्ट डेफिनेटली उनके लिए भी ओके, कम ऑन गाइस। सो अपनी अपॉर्चुनिटी जाने के बाद अपनी थ्रेट्स भी देखो। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट योर थ्रेट्स, मतलब यदि प्रिपरेशन करने हैं तो हमारे लिए कुछ थ्रेट्स भी हो सकते हैं। थ्रेट्स में होंगे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, सोसाइटल इश्यूज भी हो सकते हैं। बट माइंड में एक चीज आप क्लियर रखना कि द डे यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ना, यू मस्ट बी अ सन्यासी, यू मस्ट बी अ सन्यासी, यू मस्ट रिनाउंस एवरीथिंग इनरली, यू मस्ट रिनाउंस एवरीथिंग इनरली। अंदर से सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, क्योंकि हमें सिर्फ तैयारी करनी है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, और ये हमको मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएंगी, वी आर ए ह्यूमन, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी हैव अ फैमिली, सो डेफिनेटली इफ फैमिली फेसेस द प्रॉब्लम, इफ द सोसाइटी हैज अ प्रॉब्लम, वी आर द पार्ट ऑफ दैट द सोसाइटी। अरस्तु ने भी तो कहा वी आर अ सोशल एनिमल। इफ सोसाइटी हैज अ प्रॉब्लम, इफ द फैमिली हैज अ प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली आप ये बहाना तो बता सकते हो ना कि सर आई इवन आल्सो फेसिंग, आई हैव इवन आल्सो प्रॉब्लम्स। So my dear aspirants, if you have problems, that's not your problems, that's a society problems, that's your family problems. Definitely, directly, indirectly, that problems would impact on your life. But मेरे aspirants, मेरे प्यारे भाइयों, आपको impact करेगा तो आप aspirant ही रह जाओगे। सिविल सर्वेंट जो जिस टैग लगाने के लिए आपने सब कुछ छोड़ा है वो नहीं बन पाओगे, और वो सोसाइटी, वो फैमिली आपको मौका दे रही है, उस मौके से आपको मतलब रखना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी से मतलब रखना चाहिए। एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद थ्रेट्स, एवरी पर्सन हैज ए स्ट्रेंथ, सो हैज ए वीकनेस, बट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट फोकस ऑन ओ एंड एस। देख रहे हो, ओ गायब हो गया। डेफिनेटली हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है, जब हमको सोसाइटल फैमिली थ्रेट्स देखते हैं तो हमारा वो भी गायब हो जाता है। सो कम ऑन, इसको गायब मत होने दो, एस को हटा दो। लाइफ में टी को हटा दो, ओ को बचा के रखो, वी को हटा दो, एस को बचा के रखो। अब आपका क्या हो जाएगा, एस ओ। मैं कहता हूं जस्ट डू एस ओ एनालिसिस। सो एनालिसिस, सो का मतलब सो मत जाना, सो एनालिसिस, SO analysis. You must have a SO analysis as per my TCR philosophy. What I see, if you have a SO analysis, if you would just focus on your strength and opportunity, I am giving you 100% surety you would never fail, no matter either you are a civil service aspirants or anywhere in your life. It's a life funda as per my TCR philosophy. Just do have SO analysis and must find your strength and must find your opportunity. Respect your opportunity, respect your strength, and go and fight and just complete everything. Don't bother, don't have fear. Just keep doing the things, whatever you're doing, with your utmost full dedication. Okay, come on.
मोटिवेशन सेशन नहीं था, ये एक लेक्चर सेशन था। अब हम बात करते हैं प्रीवियस पेपर सिलेबस एनालिसिस की बात करते हैं, जिससे हमारे पास समय भी थोड़ा कम है। तो कम ऑन, आगे भी हमारे लेक्चर्स होंगे तो हम तो बात करते ही रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, एक चीज बिफोर स्टार्टिंग माई सिलेबस एनालिसिस, प्लीज कीप इन योर माइंड, प्लीज कीप इन योर माइंड, किस लिए आए हो उस चीज को याद रखो। सोते जागते कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, बट प्लीज कीप इन योर माइंड what you want to be. If you came here to be an IAS officer, then just be. Don't be, don't go anything anywhere. यदि IAS बनने आए हो ना, तो IAS ही बनो, तो IAS ही बनो, फिर और जगह मत भागो। क्योंकि इफ यू डाइवर्ट योर माइंड कि मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं ये फॉर्म भी डाल दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं नहीं कहता कि कुछ मत करो। डेफिनेटली सिचुएशन होती है, कभी कभी हमें करना पड़ता है, लेकिन जस्ट इवॉल्व योर एटीट्यूड। इफ थिंक वेल यार, कि यदि आपको आईएएस बनना है और आप जाकर के यदि आप चौकीदार वाला फॉर्म डाल रहे हो या पटवारी वाला फॉर्म डाल रहे हो, जैसे हमारे यूपी बिहार में होता है, एसएससी वाला फॉर्म डाल रहे हो, एक बात आप बताओ, यदि आप आईएएस बनने के सपने देखते हो, एक अधिकारी बनने के सपने देखते हो, तो आखिर वो क्लर्क वाला माइंडसेट लेके क्यों चल रहे हो? यू आर गोइंग टू बी पॉलिसी मेकर, यू आर गोइंग टू बी पॉलिसी एग्जीक्यूटर, देन हाउ यू कुड थिंक कि यू आर ना बी टाइप राइटर एज वेल, यू आर ना बी क्लर्क एज वेल? Please, you have a young, that's your opportunity, you have a strength, you have energy, still you are young, just keep in your mind and just focus on that and just run behind योर ड्रीम। डोंट बदर कौन क्या कहता है, हो सकता है फैमिली में भी कहेंगे, रिश्तेदार में भी कहेंगे। डोंट बदर अबाउट एनी वन एक्सेप्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट देम, लेट देम नो अबाउट योर कंसर्न, कि मॉम डैड भाई बहन जो भी हो, कि देखिए मेरे पास इसके सिवा मुझे कहीं कुछ करना ही नहीं है। आप मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो आप तो मेरी कंसर्न को समझेंगे, उनसे डेफिनेटली एश्योरिटी लेना जरूरी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा परिवार, भाई बहन, माँ बाप, ये ऐसे लोग हैं ना, आप किसी भी स्थिति में रहेंगे वो आपको खुश रहते हुए देखना चाहते हैं और वो आपके सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। मुझे पास की कविता एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है, उन्होंने एक बात कही थी अपनी कविता में कि सबसे बुरा होता है अपने सपनों का मर जाना, तो सपनों को मत मरने दो, लड़ो, उठो और जागो। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था। तो कम ऑन, so let's we discuss about the prelims, UPSC prelims examination syllabus. Okay, we would analyze about those part. So मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो prelims का पैटर्न है वो बेसिकली 2 क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं, 2 आवर्स के क्वेश्चंस, बेसिकली 120 मिनट्स के टाइम दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यूपीएससी प्रीलिम्स आप देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, एक जीएस का होता है, एक होता है सीसेट का। सीसेट अभी मैं 1 हफ्ते, मोस्टली माइट भी पॉसिबल, यदि मुझे ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जितने भी दिन लूंगा, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, लेकिन आई एम गिविंग यू 100% एश्योरिटी। यदि मेरी लेक्चर आपने, इस टीसीआर स्टडी सर्कल लेक्चर आपने सुन लिए, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूं प्रीवियस पेपर जो क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं, आई एश्योर यू मोर देन 30-35 क्वेश्चंस। यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो 55 क्वेश्चंस आप कर लोगे, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। इट्स माई 100% गारंटी टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट जो सीसैट वाला पार्ट है वो मेरे और एक मित्र हैं, कलीग हैं, उनके साथ मिलकर के मैं इसको डिस्कस करूंगा। वो बेसिकली मैथमेटिकल और रीजनिंग पार्ट को हो सकता है कवर करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, बाद में आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। जीएस वाला पार्ट मैं पूरा कवर करूंगा 10 साल का, इनफैक्ट 10 साल का कवर करते करते हो सकता है मैं भी एंड सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वी वर इन बैक फुट। सो डेफिनेटली इट वाज 2000, आफ्टर 2000 द चेंजेस टुक प्लेस and the evolution and the revolution in economy started in 21st century. That is, sometimes we use the word ICT era, that is information, communication and technology era. When the whole world
when the whole world has a new revolution after industrial revolution and information age, India is still fighting for its share on industrial revolution in 21st century. But thankfully, our young generation, our working, our policymakers understood the situations and they came up with very fantastic economic policy. But unfortunately, when the country started growing very fast, and at that time one of the fastest developing country in the world, more or less as compared to China, we took many changes, but it was a subprime crisis, 2008 crisis, जो 2008 का 2008 का जो आर्थिक संकट था, to some extent it's broken our leg. But our policymakers understood the situations and they came up with many policies, beautiful policies. We would discuss about everything, every part, especially in mains economy. I would discuss, not in prelims here. So, but come on here, just focus on right now. But in 2018, subprime crisis was not the biggest threat to us because our many policymakers took many steps, not just to evolving an industrial policy, but agriculture, service sector, as well as many policies as well. So come on, that's the reason कि after 2011, जब 2011 when the pattern changed, the ratio of economic rises because countries has a very evolving relationship with global economy. So that's many terminology, many things like many words like FDI, FII, and how we started doing the government things. Even also Civil Services Reforms Committee even also says that, even also UPSC thing understood the thing, the nerve of the market. If those are civil servants, those are becoming civil servants. As a UPSC aspirants, we also sense these things. If we are UPSC aspirants and we are going to be serve the more than 130 crores of people, our brothers and sisters, without knowing the economic system, how we could serve them very efficiently and economically. That was the reason UPSC, the weightage of economy increases and its pattern prelims as well as mains. We know in mains pattern when changed in GR third, they have very huge weightage of economy. We will discuss about it later. Well, come on here. In 2011, 19 questions directly asked from economy. Does that mean that 19 questions they are asking from economy means what economy? It's clear it in your mind. It's not economics, but to somehow 1 or 2 questions they keep asking from economics as well. In mains, BR PCS mains in economy optional paper, I discussed about it later. But in prelims for UPSC guy, I would discuss it when I would take different subjects, separate topics. Before starting anything, I would analyze every part of those parts and few more topics. Those are very important in this section. So in 2011, 19 questions they directly asked, then 17 questions, then 19, then 10, then 13, then 18, then 16, then 18, 14, 15. Fantastic. In 2021, they just asked 10 questions from economic section. That means in 2010 years ago, decade back, 19 questions they asked, but in 2021, they just asked 10 questions. What you get? Did you have any clue? What would be happening in 2020-22? Okay, come on. And 19 questions in 2011. 12, 17 questions. Means 2 questions less. Then 13, that means 4 questions more. Then 14, then 9 questions less. Why 14 in questions? Economic questions they decreased down because of world largest democratic country's election was there in 2014. That is the reason. Would you guess what core part of the question could be more? Fantastic. Polity section. That's the reason. Well, in fantastic
polity as well as history especially ancient part, because that time the election mudda even also was about history, our ancient part, our glorification of our ancient things, our culture and art. That was beautiful things, by the way. Come on here, so that's the reason हिस्ट्री का पार्ट भी उन्होंने बढ़ाया, लेकिन इकोनॉमी का सेक्शन कम किया. कहीं ना कहीं उसी समय साइंस और आर्ट, कहने का मतलब कहीं ना कहीं कल्चर और साइंस हमारे कंट्री की एक बड़ी ब्यूटीफुल थिंग्स है कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है और जो विज्ञान है, मतलब कहीं ना कहीं संस्कृति और जो विज्ञान है, इन दोनों के बीच में बहुत बेहतर समागम होता चला आ रहा है. प्राचीन इतिहास से ये बात है. जब हम प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री, जब हिस्ट्री का पार्ट में कवर करूंगा प्रीलिम्स में, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच द साइंस एंड हाउ मच द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस गिव टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवन आल्सो 2000 years ago. ओके, सो वेल बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्होंने 2014 में साइंस का पार्ट देखिए बढ़ाया. फिर इन्होंने क्या किया, जब ये इकोनॉमिक्स का पार्ट कम किया, तब फिर इन्होंने 15 में इकोनॉमिक का सेक्शन हटाया. क्यों? क्योंकि तभी तो एक नया नारा आया था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आया है, क्या? सबका साथ सबका विकास. एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइक आधार लिंकिंग विद बैंक, लाइक जैन योजना, जन आधार बीमा योजना. ऐसे ही बहुत सी ऐसी पॉलिसीज आई जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आई. इसी कारण उन्होंने पॉलिसी सेक्शन में 15 में क्वेश्चंस जो थे, उसके बाद जो इकोनॉमिक का सेक्शन था इन्होंने बढ़ा दिया यूपीएससी ने. यूपीएससी क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाता कि बस उसके पास क्वेश्चंस कलेक्शन है और वो बना दिया. एक्चुअली यूपीएससी सेंस्ड द मूड ऑफ countries, social, economical, political system. The sense to which UPSC feel, it could be seen in UPSC prelims paper itself. Okay, so it is my decodification of UPSC paper. What I feel that that time the social, economical, political system if would have very sensual changed, then UPSC के शेयर में भी इन क्वेश्चनों के कहीं ना कहीं कोर ऑफ द कोरेस्ट पार्ट के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे देखा जा सकता है. तो मैं भी बात कर रहा था इकोनॉमी की, मैं भी बात कर रहा था हाँ इकोनॉमी की. हमने देखा कैसे कि 2014 में 10 क्वेश्चन थे, 15 में जब वो पॉलिसी की बात करने लगे 18 क्वेश्चंस आ गए, 16 में आते आते फिर ये लगभग लेस और मोर क्वेश्चंस बराबर ही थे. लेकिन 2021 में क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिया, सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे. फिर इन्होंने आप देख सकते हैं इन्होंने हिस्ट्री को क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बढ़ा के ही रखा, कम नहीं किया. और साथ में इन्होंने इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस बढ़ा के रखा, कम नहीं किया. इन्होंने इकोनॉमी के क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस कम किया. कहीं ना कहीं हम यहां से 4 क्वेश्चंस में लास्ट में इन्होंने किया. तो पॉलिटी सेक्शन इन्होंने भी कम थोड़ा किया, लेकिन ज्योग्राफी को बराबर रखा, साथ में हिस्ट्री को बराबर रखा. लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली current affairs become the one of the favorite topic of UPSC in 2021 UPSC prelims paper. My dear aspirants, why this happened? You know about 2014 के बाद चेंजेस हुए, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि इसी बीच में होल वर्ल्ड फेस्ड अ पैंडेमिक नेम्ड COVID-19. In fact, well, because of that reason, to some extent we were sensed कि might be possible साइंस टेक का पार्ट वो बढ़ाएंगे. उन्होंने बढ़ाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने कम भी ज्यादा नहीं किया. इन्वायरमेंट का क्वेश्चन उन्होंने बढ़ाया कि कहीं ना कहीं एक थ्योरी बनी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये थ्योरी बनी कि महामारी बहुत से प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एज ए ह्यूमन बिकॉज वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर नेचर. बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर our mother earth punishing us. Many conference related to environment we would discuss it later. आते हैं, डिस्कस होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन्होंने इन्वायरमेंट के पार्ट को कम नहीं किया. लेकिन कोविड-19 महामारी, बहुत सी पॉलिसीज आई, नए आए तो करंट मुद्दे बने. करंट मुद्दे होने के कारण ही उन्होंने क्या किया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया. जब महामारी आती है तो हमारे कंट्री में एक बहस छिड़ी साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के. कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट वी वर ट्राइंग टू बैक इन एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट
and we were trying to scratch our forefathers' greatest contribution in science, health, diseases. जब हम अपने पूर्वजों के एक्सपीरियंस, पूर्वजों की जो देन है विज्ञान, स्वास्थ्य से लेकर के हम उसकी जब ढूंढने की खोज में निकले, बैक हुए, जब यही महामारी के समय डिस्कशन चल रहा था, तब हमें बहुत सी चीजें मिली। इसलिए हमको जाने की जरूरत कहां पड़ी? वो मुद्दे करंट के बने, इसलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिया। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। व्हाट आई डिकोडिफाइड। ओके, सो वेल, इकोनॉमिक के क्वेश्चन देखा गया कि मोर और लेस इन्होंने बराबर रखा। लेकिन अब देखते हैं हम लोग, पॉलिटी की बात मैंने की थी कि पहले 12 क्वेश्चन थे। पॉलिटी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। ये एक सबसे बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ये एक सेक्शन यूपीएससी का सबसे फेवरेट है। और इस समय हिस्ट्री के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत डायनेमिज्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन करंट अफेयर्स। सो वी कुड सी इन 2021, अब ईयर वाइज यदि हम बात करें, हम देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में 27 क्वेश्चंस दे आस्क्ड, इन हिस्ट्री 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, 10, 8, 11। ओके, मोर और लेस हम आज भी देख रहे हैं कि कोर ऑफ द कोर सब्जेक्ट की जो वैलिडिटी कहीं ना कहीं, जो इसकी रेशियो है वो कहीं ना कहीं बराबर ही है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, जब हम कोई टॉपिक उठाएंगे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब व्हेन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे, कहां से ज्यादातर संभावना थे कि वो लोगों ने क्वेश्चंस उठाया। स्पेशली फ्रॉम बेसिक सोर्सेस में ज्यादा कंपाइल्ड करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली यदि एनसीईआरटी से पूछा तो कहां से पूछा, किसी स्टैंडर्ड बुक से पूछा तो कहां से पूछा। बट इन फैक्ट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट गोइंग टू बी गिव यू लॉट ऑफ रिसोर्सेस, बट I'll try to stick within few sources and trying to let you know that कि my dear aspirants, how out of 100 questions, 75 plus questions UPSC asking from only just from few sources, and that few sources are very good, and that's our main purpose is to qualify prelims, because not these marks are not included in mains. So why we should read more and more books? Just critical analysis is very important because it going to be help in you mains part as well as interview. Is even after getting selected, I think this is going to be one of the most important part of your journey. So that was this slide. So come on, here we saw here that every part of since 2021. Which was the core subject and one of the core subject. So this slide is ending now. So come on, now I'll discuss about कभी कर सकता हूँ 25 साल का भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना भी करूंगा आई एश्योर यू वही करूंगा जो क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं, जो थीम रिलेवेंट है। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, सिलेबस आपके सामने है, सिर्फ जीएस का मैं थोड़ा सा इसको आपको वो करता हूं। ये है जीएस प्रीलिम्स, गिव मी सेकेंड। ओके, तो आप ये हिस्से में देख रहे हैं, जीएस 1 का है, ये जीएस का है प्रीलिम्स का। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो हिस्सा है अपना पार्ट ए का पेपर 1 अभी मैं डिस्कस करूंगा। 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट दिए जाते हैं और 120 मिनट दिए जाते हैं और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सी सेट में 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 200 मार्क्स बेसिकली 200 मार्क्स का होता है, तो आप समझ रहे होंगे। वेटेज उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग करने की जरूरत है।
सेकेंड पेपर के जो मार्क्स हैं वो नहीं जोड़े जाते क्वालिफाइंग करने के लिए मेंस में। आप यदि उसमें क्वालिफाइंग हो गए पेपर 1 में, यदि आप कट ऑफ के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप मेंस में पहुंच जाते हैं। और मेंस में पहुंचने के बाद आप तो जानते ही होंगे, फिर वो लिखित हो जाता है, रिटन होता है, पूरा थ्योरेटिकल है। ये ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं। यूपीएससी के ये ओरिजिनल सिलेबस है, बेसिकली यूपीएससी का ओरिजिनल सिलेबस है। मैं थोड़ा इसे इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करता हूं। ओके, कम ऑन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में, जो गजेटेड सिलेबस है, उसमें कितने टॉपिक दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7। ओके ओके ओके, गुड। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि पहला जो पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा है, अभी मैं इलेबोरेट करता हूं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, और यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंस। सेकेंड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ। हाँ, एक चीज, आपको सिलेबस ना बाय हार्ट होना चाहिए। जब आप तैयारी करने यहाँ आए हो, आपको सिलेबस मालूम रहेगा, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि ये टॉपिक जो न्यूज़पेपर में कोई मुद्दा उठा है, या इफ सम टॉपिक यू आर रीडिंग, सब थीम यू आर रीडिंग इन न्यूज़पेपर, अल्टीमेटली इट वुड बी वेरी इजी टू कोरिलेट विद योर रियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो बहुत सी गार्बेज चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतने मटेरियल जो रिसोर्सेस हैं मार्केट में, वो लोग आपको कहीं ना कहीं गुमराह भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बिकॉज दे आर टू सम एक्सटेंट दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन योर प्रिपरेशन। अल्टीमेटली दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि यू शुड रीड दिस, यू शुड रीड दैट। आई डोंट फील कि यू शुड रीड एवरीथिंग under the sun. Don't bother about anyone. Just you must have a strategy what UPSC wants. You just focus on that and just clear in your mind. You must by heart with your subconscious brain about this syllabus. I'm saying not subconscious brain. It means that with analyzing and you must have analysis of, you must have a rational analysis of each and every topic, each and every this core part. Okay, come on. So first था current events of national and international importance. Second, history of India and Indian nation. Third one is about Indian and geography. What geography? Physical, social, economic, and geography of India and world. Okay. And fourth is about Indian polity and governance, constitutions, political system, panchayati raj system, policy, public policy, then right issues, and यहाँ क्या लिखा हुआ है? एटसेट्रा। इसका मतलब और भी कुछ पूछ सकता है, मैं ये बताऊंगा। अब जो 2-3 सालों से देखा जा रहा है यूपीएससी ज्यादातर ना ये ईटीसी में ही पूछ रहा है, इसी पर ध्यान दे रहा है ज्यादातर। यूपीएससी का फोकस पॉलिटी के ईटीसी में, मैं इस पर बात करूंगा बाद में। फिफ्थ वन है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ईटीसी एटसेट्रा, मतलब और इत्यादि टॉपिक जो होंगे। इसके सिवा भी जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। कम ऑन, फोकस ऑन हेयर। डोंट डू PhD in environment and ecology. Come on here. What's written here? That don't require subject specialization. But in fact, उनके क्वेश्चंस को देख के तो लगते हैं कभी कभी जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। यदि कोई ऐसा कह रहा है ना तो डोंट रिएक्ट, बट बीइंग ऑनेस्ट विद यू, it's they are question asking very simple from like NCERT's books and current affairs. Those are in news, especially few websites are there. I'll let you know tomorrow when I'll discuss. Suppose tomorrow I discuss about history of India and Indian national movement. Suppose I'm giving example, so it would take around 2 or 3 days to discussing about whole 10 years previous year paper. Then I'll let you know about, before starting my lectures, I'll let you know which resources you should stick on, and you should focus on that, and where to read and how to read and what to read and what not to read. So if respectively every unit I'll discuss about
before starting my lectures, I'll let you know about the sources, as well as I'll let you know about that which questions asked from which basic sources, as well as I'll let you know about why current affairs asked this. When I'll discuss about current events, I'll let you know about that from where UPSC asks. If that mean under the sun anything UPSC going to be asked? No, definitely not. If something is news and very news, and so the question they're going to be asked might be possible 5 to 10 questions could be very tough and rough. So it's not going to be rough and tough only for you. I already told you in my starting lecture. What I told you, कि if it is tough for you, then it's tough for everyone. If you are very well reader, if you already have SO TCR analysis, then no need to bother about that. Just have peaceful mind, have patience, read well, think well, have analysis, correlate, interrelate, and must have by it subconsciously about this syllabus. And whenever you are reading the newspapers, just know and just relate, must relate about that which topics I could correlate. UPSC could be asked, हाँ definitely ऐसा क्वेश्चन आया था, क्यों आया था, ये भी पूछ सकता है कि आप ये न्यूज में मैं ये पढ़ रहा हूँ, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसा कुछ AIBB का था, मैं बाद में बात करूंगा. ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे. यदि प्रेसिडेंट का आया या गवर्नर का आया, कोई क्वेश्चन आया उस समय करंट में था, वैसे क्वेश्चन पूछा, कहां से पूछा, ये जानने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये समझें कि जब हम ये सिलेबस हमारा थोड़ा सा सबकॉन्शियसली यू मक्ड अप, यू बाय हार्ट, देन दैट टाइम सिलेबस चीजें और प्रीवियस पेपर एनालिसिस किए रहोगे ना, तो समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, ऐसे क्वेश्चन ही बनाता है. देन यू नो योर माइंड स्टार्ट वर्किंग लाइक यूपीएससी पेपर सेटर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट बी जस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स. थिंक लाइक सिविल सर्वेंट, थिंक लाइक यूपीएससी पेपर सेटर, थिंक लाइक सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट, रियल सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट. थिंक लाइक इफ आई एम ब्यूरोक्रेट, हाउ एवरीथिंग अंडर द सन, आई नो दैट एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो वेयर शुड आई फोकस. लाइक ये कमरा आपको दिख रहा है, लेकिन आप सभी का फोकस, आपका सभी का फोकस कहां पर है? इस स्लाइड में ही है ना, इस स्लाइड में है. आपका फोकस इस पर फोकस कर रहे हैं, और जो मैं लेक्चर दे रहा हूं आप उस पर फोकस कर रहे हैं. आप इस कमरे के दीवारों को तो देख नहीं रहे हैं, एक बार देखे हैं बस, आपको वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट का यहाँ पर क्या है ये. इसलिए व्हेन यू मग अप, यू सबकॉन्शियसली बाय हार्टेड दिस सिलेबस, it would be easy for you. Your focus would be very clear. You must going to be very clear, and then your analysis, SO, strength and opportunity, साथ साथ चलेंगे. So come on guys. अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है जनरल साइंस का. आप थोड़ा सा यहां देखो, इधर लिखा हुआ जनरल साइंस, जनरल साइंस. ओके, व्हाट डज दैट मीन? आई डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स. बाय द वे, इट्स नॉट अबाउट कि आपको स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं. जनरल साइंस बेसिकली ये है कि यू मस्ट हैव बेसिक आइडिया अबाउट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी, लाइफ साइंस. लाइफ साइंस का पार्ट जनरल साइंस में ज्यादा बढ़ाया हुआ है, ये भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जब मैं आपके लिए आपका एसओ एनालिसिस करूंगा तो आपकी इन सब टॉपिक के जो सब टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है उसको मैं डिसिलेटिंग लेवल में भी आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है. उसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तब बात करते हैं. सो कम ऑन, देख रहे हैं हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके. पहला जो टॉपिक है वो है यूपीएससी के सबसे ऊपर वाले टॉपिक में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. क्या है ये, क्या है, कौन से इवेंट्स हैं, कौन से इवेंट्स हैं, विच इवेंट्स आर दोज हैविंग importance in our national as well as international policy. तो हमें इस एंड को ध्यान देना है. इसका मतलब हमें सिर्फ उन्हीं करंट इवेंट्स पर फोकस करना है, क्योंकि करंट इवेंट्स क्या हैं, आज जो करंट इवेंट्स जो फेमस हैं वो कल के हिस्ट्री बन जाएंगे. एम आई राइट? डेफिनेटली. तो ये जो करंट इवेंट्स है बेसिकली कौन से हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, कैसे हम गेस करेंगे? जब हम न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है, मंथली मैगजीन से ज्यादा हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, उस न्यूज़पेपर में आपको यदि कोई न्यूज बार बार मिल रही है ना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ना, आप देखोगे एडिटोरियल में, संपादकीय में, हिंदी वाले न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, अर्थ जागरण हिंदी वाले न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक सेक्शन इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में, साइंस वाले में, जो बार बार रिपीट हो ना, बार बार, यदि आपको कोई ऐसा न्यूज एडिटोरियल में किसी
ऑथर एडिटोरियल लिखने वाले यदि किसी संपादकीय ने देखा गया कि उसी एडिटोरियल्स में देयर आर मोर देन 5 to 6 टाइम्स दे डिस्कस्ड अबाउट द सेम टॉपिक्स। ओके, सो अपने दिमाग में आप ये डाल लो ना कि दैट क्वेश्चंस आई मीन द टॉपिक इज टू सम एक्सटेंट हैव इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंस वो न्यूज पेपर वाला सेक्शन बार बार उसमें डाल रहा है कि इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो न्यूज पेपर वाले सेक्शंस नहीं डालेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू शुड हैव सबकॉन्शियसली बाय हार्ट दिस सिलेबस। अल्टीमेटली यू कुड गेस कि इफ समथिंग इज कीप आस्किंग सेम रिपीटिशन वे, सॉरी कम ऑन, सो वे बैक टू हियर। यदि सेम चीज दे आर आस्किंग मोर देन एंड दे आर पुटिंग द सेम व्यूज अबाउट आई मीन अबाउट द सेम टॉपिक्स अबाउट मोर देन 7 to 8 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स, देन समझ लेना आप या कोई नेशनली इंटरनेशनल मेजर लीडर ने किसी मुद्दे पर बात किया, इफ सब इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर लीडर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, इफ समवन आस्क organization discuss about the events, then you could must understand that difference going to be national and international importance। और उसको अपनी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ you try to symbolize those issues with your country कि how these international events have application in our national policy। Okay, come on here, so national policy। Okay, so it's visible, good। सो करंट इवेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि द न्यूज विच हैज इंपॉर्टेंस ऑन आर नेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, एंड विच सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अर्जेंट नीड टू डिस्कस अबाउट दोज इश्यूज एंड इवेंट्स, इट्स कम्स अंडर दिस पार्ट। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो स्पेशली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट इवेंट्स तो है, लेकिन वो इंडिया के पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर सकता है, इंडिया के पॉलिसी में भी इफेक्ट कर सकता है। सो दैट मीन वो क्वेश्चंस आप हॉटेस्ट ऑफ द हॉट कोर में जोड़ लेना, स्टार लगा देना, उस पर ज्यादा फोकस करना। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल इंपॉर्टेंस। यू वुड सी हियर इन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा। इसका मतलब इन्होंने दो टॉपिक में एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों को अलग अलग रखा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ऐसे देखते हैं एक अलग यूनिट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक अलग यूनिट में देखते हैं। डेफिनेटली जब 2022 में वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट, वी आर वेरी enthusiastic टू सेलिब्रेट आवर अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 वर्ष की आजादी का जो जश्न हम मनाने जा रहे हैं 2022 में। तो उस चीज को देखते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डेफिनेटली 75 वर्ष हमारी आजादी के तो हैं, लेकिन एज ए नेशन वी आर ओल्डर देन मोर देन 1000 ईयर एगो। ओके, कम ऑन, इट्स जस्ट लमसम ईयर। So if we are more than 3005 years old as a राष्ट्र, so 75 वर्ष के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हो सकता है एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Am I right? Okay, so that mean हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें क्या फोकस करना है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली होता क्या है, आएगा क्या मोस्ट प्रोबेबल। जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के टॉपिक को मैं डिवाइड करता हूं फॉर सिंप्लीफाइंग ऑल ऑफ यू, इट्स अ ancient India, it's ancient India, second is medieval, third is modern India, fourth is art and culture। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट को भले वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, लेकिन उसका कोर पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, अलग से इन्होंने एक सेक्शन दिया। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने एक यूनिट समझा और इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्होंने सेकेंड यूनिट में
पर्पजबली यूपीएससी ने न्यू पैटर्न में चीजों को डाला। वेल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में व्हाट वी शुड स्टडी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से समझ में आ रहा है कि इट वॉज अ मूवमेंट बाय द इंडियंस फॉर द नेशन, दैट मीन्स for the freedom of the country, for the freeing the nations from the colonial power. Okay, so Indian national movement में our focus would be very 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 clear. Our focus would be कि in Indian national movement, how this movement came, so which revolutions by who leader, which leader, okay, where which session by which leader, who was heading the which party, national party. Okay, so all those are the part of the Indian national movement. In history of India, first of all, as I told you, in the Indian national movement, we are ready to celebrate our 75 years of Azadi ka Amrit Mahotsav. So I told you earlier कि it's more than 3000 years a year ago history of our country. तो दोनों का बैलेंस है। हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होता है हमारे इंडिया का, हम जब बात करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर दूंगा, जिससे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. At least you could have background. Then if you have background, then it means that your base could be strong. Then ultimately, after all, you could move in next level. So it would be very easy for you if I'll make a ground for all of you. So please have a very serious thought on all issues and discuss with your friends as well as with your oneself, no matter at all. In room, suppose you have a syllabus in your room, ये syllabus निकाल के अपने रूम में भी लगा दो, ठीक है. आपको बाय हार्ट भी होना चाहिए. और जब रूम में जब आप बैठे हो, खा रहे हो या सामान्यतः से भी बैठो, कभी कभी आप इस टॉपिक को देख करके जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग. That's the SO analysis to some extent, strength and opportunity. Just start analyzing. Just slowly close down your eyes, like योगा मुद्रा में बैठ जाने का, मतलब बता रहा हूँ एक तरह से कि मतलब बिल्कुल शांति से बैठ जाने का, लाइट बंद कर देने का, बिल्कुल शांत माहौल रखो और फिर हर एक टॉपिक को देख करके ना उसके बारे में एनालाइज करो कि कौन कौन से सेगमेंट में व्हाट टॉपिक्स, व्हाट सब टॉपिक्स सोचो. ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको डिवाइड करने के लिए सोचो, ठीक है. So it would be easy for you, not only for prelims purpose, as well as in mains, as well as in interview. And also after getting selection as a public servant, when you will provide your precious service for our precious country, then it would be very great to our country, because ultimately you would have a correlation with all of those issues in your mind, in your subconscious brain. Then it would be very easy for you to take a very right decision at the right time, with the right step, right way. Okay, come on, guys. In history of India, well, when we are discussing about history, every lectures would start from the Indus Valley civilization. But sorry, guys, it's not. Our history does not start from Indus Valley civilization. It's a way back from there. That's why UPSC keep asking 1 to 2, 3 questions from pre-Indus Valley civilization. So, well, we will discuss about to some extent. जहाँ भी questions related to Lithic period or pre-Indus Valley civilizations could be questions they asked. I would discuss about pre-Indus Valley civilization time. Then जब IVC का कोई क्वेश्चन आएगा मैं पूरा IVC का डिस्कस करूंगा. ऐसे करके मैं थीम पर फोकस करूंगा. So it would be very easy for you, and in fact it going to be very helpful for your in UPSC generation प्रिपरेशन. वेल, कम ऑन. जब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो एक बार सोचो आप कि हाउ आर हिस्ट्री स्टार्टेड, हाउ इंडिया एज अ नेशन स्टार्टेड, हाउ इंडिया एज दैट इज भारत एज अ स्टार्टेड, एज अ राष्ट्र, how it started, how we had emotions, very inculcated emotions with our country. It's not just about 75 years of independence. It's not just about 1947, which says that we got independence. Definitely we got a freedom from a colonialistic mindset people, colony. But we have a history. We had a history. We had a very great contribution to the world, towards the humanity. So definitely we had a history. So when we will start about the pre-Indus Valley civilization part, we will discuss about the Lithic period, where we will discuss about Paleolithic period, then Mesolithic period, then Neolithic period, and then later on, then definitely
थोड़ा सा जब टाइम को क्रोनोलॉजिकल डिवाइड करते हैं तो हमको बहुत सी चीजें मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, लाइक अपना कैलकोलिथिक पीरियड में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, आयरन एज। देन हम देखते हैं कि कैसे वैदिक पीरियड का भी टाइम आता है, हाउस वैदिक पीरियड स्टार्टेड, आर्यनाइजेशन ऑफ द कंट्री। वेल, वैदिक में भी वी विल डिवाइड इनटू पार्ट्स, पोस्ट एंड pre-Vedic and post-Vedic period. Later Vedic period, we could use the word in many historians. Then it would just calm down and just comes down, and then later decelerated after Vedic period. The whole second urbanization, even also Indus Valley civilization, known as the first urbanization, first urbanization revolution. But it's about in 16th century, 16 Mahajanpadas period, which is also known as second urbanization, where 16 Mahajanpadas, we could discuss about what is the importance of 16 Mahajanpadas, especially Magadha, which is in beautiful place right now in Bihar. We will discuss about Kasi, Kosalang, Magadha, Vajji, Mallachedi, Vatsakur, Panchala, Smakamandar, Gandhar, Kamboj, like these 16 Mahajanpadas. We will discuss about from these Mahajanpadas what questions could be asked. We will discuss about, especially our focus would be कि after Vedic period, then Mahajanpada period started, second urbanization plan, second urbanization revolution started. So how much that second urbanization, especially 16 Mahajanpada, 16 urbanization plan impacted socio-economically, politically system of the country. Well, we know, everybody knows about that कि in Magadha period and 16th century part, it's not just about Hindu. There are many religion and sects started. Okay, like Buddhism, Jainism came, many sects came like Shaktism, Saivitism. I mean, there are many small many ideologies came just for why. We will discuss about how Hinduism to some extent decelerated the few generations. I mean, few on the basis of caste creed. So how this kind of views against theirs evolved. So later on we will discuss about those part as well in history of India. लेकिन हमें ये भी देखना है कि किस प्रकार से आखिर ये जो 16 what I feel, I am as a history student, when I was history student, I asked the professor in my university कि sir, can I make a timeline between 16 16th century and post 16th century, I mean 6th century, I mean Mahajanpada, pre-Mahajanpadas period and post-Mahajanpadas period India and ancient history. My professor told me that definitely to some extent whatever you saying it's right, but how you could divide, because it's very elaborative, because all the parts sections of pre-Mahajanpada period and post to some extent, especially in Iron Age, have very symbiotic relation. Yeah. क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि क्यों आखिर 6th सेंचुरी में जब पॉलिटिकली सिस्टम में वी चेंज्ड, इवॉल्व्ड, कैसे रिलीजन में भी कहीं ना कहीं सोसाइटल चेंजेस भी हुए, क्यों नए धर्मों की जरूरत पड़ी हमारे कंट्री में, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड इवॉल्वेशन ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मेनी अदर रिलीजन एज वेल एज सेक्ट्स. वेल, जो सेक्ट्स या रिलीजन्स हमारे बने उनके पीछे कारण थे, बहुत से कारण थे. स्पेशली टू सम एक्सटेंट देखा गया कि हाउ इज ब्राह्मणिज्म वाज द अपर कास्ट ऑफ द टाइम. टू सम एक्सटेंट हिंदुइज्म आर डिप्राइविंग द लोअर कास्ट, स्पेशली those were in downtrodden part of our country, our culture, our system. So because of that reason, to some extent, it gave the space to evolution of the many religion. Well, एक चीज है, 6th सेंचुरी की बात करते हैं, जब 6वीं शताब्दी के साथ साथ जब हम 14-15 में बात करते हैं, तो क्या हम कहीं ना कहीं कोरिलेशन देख पा रहे हैं? डेफिनेटली इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि किस तरह से 6वीं शताब्दी में 6th सेंचुरी में कुछ रिलीजन आते हैं, ओके, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है. क्या था आखिर एग्जैक्टली 6th सेंचुरी के बाद, मतलब एग्जैक्टली 6th सेंचुरी, मतलब 6 + 6, 600 और 700 ईयर आफ्टर, सूफीज्म, भक्तिज्म, इसका इवोल्यूशन होता है. क्या था आखिर इन चीजों को जोड़ता है, एक ये इवोल्यूशन को, एक ये इवोल्यूशन को. क्या मैं इसको फर्स्ट रिलीजन इवोल्यूशन कह सकता हूं? क्या मैं इसको सूफीज्म, उसको मैं सेकेंड रिलीजन इवोल्यूशन कह सकता हूं? वी वुड डिस्कस इट लेटर व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस पेपर. तो कम ऑन,
तो जैसे कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 6th century महाजनपदास पीरियड, देन वी विल सी दैट कि हाउ हरियंग डायनेस्टी, हाउ मगधा became the prominence in 16 Mahajanpadas, and how then dynasties started. Okay, like Haryang, and then how we see how the great empire of Mauryan came in place in beautiful state of Bihar, and then we will see how is Guptas, also known as the golden age of the ancient history. Then later on we will discuss about the post-Gupta period, and then then time started as well in South India, Chol, Cher and Pandya. We will discuss about Vijayanagara Empire as well as the middle part, as well as there are many regional Kshatriya. We will discuss about it later on when the questions would be asked by the UPSC. I'll discuss about everything, every part, whatever the syllabus inquired with the UPSC previous paper. Well, it was 11th century, basically 9th century onwards it was started that foreign invasions came. It was 11th century onwards that the Sultanate period came, then Mughals came, and then it was British which came in 16th century. Okay, come on, British India Company came, and then new kingdom of colonialistic mindset they started here. They started distracting the country's wealth, prosperous wealth, socially, politically as well, because the British knew that Indians culture are very rich, and if Indian culture are very rich, without hitting the culture, we can't hit the Indian economic system. They know that India's culture, socio-economically, politically, economically, all are have very symbiotic relation. They go together. Okay, so because of that reason, there are British understood these things. So divide and rule policy. There are many things. There are many policies they started. Okay, so well they even also had a contributions, but with contributions they even also took many great things from us. Well, come on, we will discuss about it later on. That's mains part, prelims part. History of India, and we discuss about ancient, medieval, and modern. In modern, we will discuss about how he started revolting against the British. First war of independence, which I would love to use the word first war of independence, rather revolt of 1857. I would love to use this word first war of independence because of many reasons. I'll let you know later what is the logic behind that. Even also I'm planning to write a book on that. Hope so. Well, come on. This first war of independence give a different kind of enthusiastic of all over the India. Definitely was very, to some extent, that was a revolt and was very regionalistic approach. But consciously and subconsciously, it created the sense of nationalism. So we started many organizations for the kind of against anarchists of the British, as well as the colonialist mindset, as well as the destructive things, whatever they do. We started raising voice. We started concern over those flaws and issues. Those have a direct, indirectly negative impact on our social, economical, and political systems of our great country. Well, we will discuss about those parts as well. Then we will discuss about how the national. Come on now. This part is second. Indian national movement started. Then we will discuss about 1885 Indian National Congress, Indian National Congress foundations. Then later on we will discuss about how many organizations came for this cause. And the cause was the very same. The movement we should start for the Indian cause, that should be for India, by the Indians and for the Indians. That's how the word, the very beautiful word came known as Swaraj. We started a fight for the Swaraj. Swaraj means self-rule, but this self-rule, the sentiment for this self-rule elaborated after coming in national movement, after great leaders when entered in our Indian national movement. That is, you know about that, Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi ji. His Bapuji came in 1981 in prominence, but it was in 1917 on Champaran, beautiful Bihar. Again I said, beautiful state Bihar. The first experiment the great leader did from there. That was a Champaran movement. This was Champaran movement that make अंग्रेजों को चंपा, तो चंपा goes. Because of that reason, the Champaran movement started. Mahatma Gandhi came prominence in the front, in the enthusiastic heart of the Indian nations. Well, the war started against the British, but this war was not violent. Mahatma Gandhi has a different thinking.
he was not just a leader, he was not just fighting for the freedom, he was not just fighting against the colonialist, he was fighting for the revolutionary thought. He was fighting for the revolutionary thought. He wanted freedom, but he want generation should be non-violent. He want, वो ये चाहते थे कि जो हमारी जो जनरेशन हो, युवा पीढ़ी हो, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, आजादी विचारधाराओं से, जो विचारधारा हमें एज इंडियंस भारतीय बनने से रोकती थी. महात्मा गांधी वाज द मेन थीम. महात्मा गांधी's main theme was that. Unfortunately, there are many communist power. Those came because of that reason. Our great India partitioned into parts. Still, there are many communal riots came on the basis of religion, race, caste, and gender. And as a public servant, even also civil servant, aspirant, we must reject that. Okay, come on. Mahatma Gandhi at that time started the movement in 1970. Then the movement was started and taken in a pragmatic way. And after 2025, then many democratic parties came, as well as many leaders came, as well as then Indian national movements was in the peak after 1935. 1935, everybody knows about that. When we will discuss about the polity, Indian Constitution's 26 November 19. Good. Well, when we were discussing about the Indian Constitution, we know about that what the importance of Indian Act 1935. Because major part of features directly, indirectly taken from there in our constitutions. Well, when we discuss about this Indian national movement, we will discuss about what there are many regional leaders as well as those who were against the British. Okay, they started their own way to lead their peoples, those who were nationally inspired to go against the British colonialist mindset as well as their power, colonial power. So they fought region-wise region. It's not just, the war was not just started in UP, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu or any other state, Mysore, Azad. Well, even also there are many great freedom fighters, those from downtrodden sections, those are from scheduled tribes, tribals, those who are living in far from these so-called civilized area. They were living in their own civilized area, that means in jungle. Okay, from their jungle they are living in more, those who are Hos, Beals and all. I will discuss about Santals. I'll discuss about it later on when I'll discussing about the previous paper analysis. Well, they started the movement as well as from their part against their own reason with the same spirit as we need a freedom, we need a self-rule against British. Definitely, those tribals' main reason was not just for self-rule, but they were against the tyranny of the British. And that tyranny of the British, personally, I feel it was no matter either that was for the agriculture purpose, either that was for against the Jamidari system, or as for the freedom fightings for the self-rule. But personally, I feel if any war is started against the tyranny, that means something they need was freedom. कुछ भी है लेकिन उनको फ्रीडम चाहिए था उस टायरनी से, दैट मीन्स ब्रिटिश को जाना है. दिस सेंस इंस्टिल्ड ऑन आवर नेशंस. We fought for that. We got a freedom in 1947, 15 August, midnight. Well, Indian national movement, maybe we will discuss about those things. After completion of the history, my dear aspirants, definitely. After completion of the Indian national movements, I would love to discuss few important events after freedom. After 1947, because those parts were very important in our freedom fighting national movements, directly and indirectly that has a direct impact on that. Like Vinoba Bhave started a movement which he inspired from the Mahatma Gandhi's Vichardhara, Gram Swaraj concept, as well as that's a Bhudan Andolan. Even also J.P. Narayan, who comes from the beautiful Bihar state, उनका भी जो आंदोलन एक संपूर्ण क्रांति का था, कहीं ना कहीं in we know about that when constitutional crisis we were going through that. At that time he started the Sampurna Kranti. We need azadi, real azadi for our country, our peoples. We want azadi against unemployment. From unemployment, we want azadi from poverty. We want azadi from tyranny. We want azadi from communalists. These kinds of there are many leaders who started
revolutionizing our country's democratic systems. They have very remarkable contributions on that part. Well, we will discuss about it when we were discussing. So my dear aspirants, we discussed two parts. Third one is about Indian and world geography. Indian and world geography, well, I already told you geography, that's a science of Bhugol. You know about that in Hindi. Bhugol, that's a science of geo, that's mean earth. So we will discuss about how geo earth, it's not just about physical. Okay my aspirants, it's not just about we are not just discussing about physical part of the geography. Anything social part, economical part, political part, which has existence on particular geo part, it's take part in geography section. Okay, that's why UPSC beautifully even also demarcated to not make more confused to our aspirants. He told that physical, social, economical. Okay. Physical geography, like which hills, which regions, which rivers, which abhyaran, which national parks, blah blah. These parts would be discussed. In social, they would discuss about human geography, like which tribals lives from where, which part of region, and even also language, even also comes from there. That means totally human geography, which has a direct to some cultural aspect of the human. Economic part is discuss about which minerals, resources. Have from which area, okay, which region has either the region is agricultural or industrial or secondary sector, industrial or tertiary, or for whatever is famous for, even also IT sector or what. So it's part of the economic. Geography of India, come on here, focus on that part. Geography of India and world. This is a heading, Indian and world geography. So in sub-heading is physical, social, economic, geography of India and world. Basically, what I see the trends of the UPSC since 10 years, basically 1 decade. UPSC in prelims especially more or less love to ask about geography of India. Okay, they are asking when also part of the world geography, but in state commissions like BPSC, UPSC, and Uttarakhand PCS, Bihar PCS, and as well as even also Rajasthan PCS. Might be possible they are asking the factual questions, because they are asking more than 100 questions to some extent. So they are asking one-liner questions. So it would be easy. So that's the reason they are asking even also from the world geography. But UPSC actually asking the analytical part, like if coffee production is there in Bangalore, Karnataka part, which region? So they are giving analytical things, analytical statement. Because of that reason, UPSC's main focus is to delving deep to about Indian part of the geography, not what part of the geography, but definitely they have a major part of that as well. So especially their physical geography part, definitely they are asking all around that part. But in case of Indian geography, their main focus about the social and economical part. Okay, so come on here. Now we have very limited time. Tomorrow we will discuss about everything, but today I am just discussing about this is very fast and fine manner. Indian polity and governance part I already discussed. Here constitutions we will discuss about where to read, how to read, what to read. Okay, because in very famous book Lakshmikant, there I think so they are just discussing about the constitution. Political system, where to read, don't know. Everybody is just thinking Lakshmikant is just completion of political system, but I don't feel. I'll let you know where to read the political system. You know what? I'm giving you a hint. Tomorrow I'll discuss about everything. In 11th NCERT there is a book named I think so Introduction to Constitution. Introduction to Indian Constitution. That's very, very beautiful book in pink color. That book is very good for political system as well as constitution. Come on here. Panchayati Raj, even also they are asking. You must understand one thing. If UPSC mention this word in its syllabus, the importance is very critical. Panchayati Raj. Why? Because UPSC wants, that means whole political system now wants grassroots democracy. We need a grassroots democracy. Because of that reason, Panchayati Raj system evolved in 73rd Amendment, 74th Amendment. The amendment came, the relevance of Panchayati Raj was not just stuck on the constitutional amendment, but they need a grassroots democracy. Because of that reason, now they are major focus on that part. Public policy, that means the policy which is for the public. What is the policy?
for making their life easy. Okay, right issues means like human rights, women rights, child rights, as well as other rights. I will discuss about those part. Question is issues. But what the problems are there? Current events जोड़ देंगे, etc. I'll discuss it. What is etc. When I'll analyzing about this part. Economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic. हाँ, they given one topic, that is economic and social development. So my dear aspirants, don't run, don't go anywhere from any कि I should read this book. इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. UPSC जब directly mention this that we want economic and social development topic, that means they don't need macroeconomics. Okay, they don't need macroeconomics. They don't bother about anything about economics. Why you are reading everything, all the books. You are not doing a post-graduation economics or MPhil or research. Okay, you are just general purpose. Generalistic exam is there. It's just for general awareness, general studies. So just read about economic. I'll let you know where to read, and social development, like many policies each and every year announced by the government of states as well as union. We will discuss about that. Then there are few core subtopics like sustainable development. We need sustainable development. In 21st century, we know about that in economic. Resources are very scarce, and if that scarce resources are we are mismanaged now, then definitely it's going to be create a very havoc and very disastrous effect on our society, political as well as economic system. That's the reason this sustainable development came. I told you on that particular slide कि why environment का जो section है उसमें questions they are asking more and more. ओके बताया था बिकॉज ऑफ दैट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट वहीं से आता है. एसडीजी गोल कब का गुड 2030. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अपना है डिफिनेशन हम समझेंगे, फिर आगे देखेंगे कि व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली. या गुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द डेवलपमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन. गुड, आज की जनरेशन की भी नीड्स को पूरी करनी है, लेकिन अपनी फ्यूचर जनरेशन आगे आने वाली भावी पीढ़ियों की जो जरूरतें हैं उनके साथ कोई भी समझौता कंप्रोमाइज नहीं करना. गुड. देन पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट पॉवर्टी. देन इंक्लूजन. इट्स अ वेरी फेमस यू नो अबाउट द इंक्लूजन मीन्स कि सबका साथ सबका विकास. इन वेरी सिंपल मोटो आई कुड यूज द वर्ड लेटर. आई विल डिस्कस अबाउट दैट. फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैम पॉलिसी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट. देन डेमोग्राफिक्स, इट्स अ पॉपुलेशन. डेमोग्राफी में साइंस ऑफ बेसिकली इट्स अबाउट पॉपुलेशन स्टडीज. इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कितनी, कहाँ, कैसे, क्यों, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, रिलीजन, ये सब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ये बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का भी हिस्सा था, तो मैं ज्यादा मेरा फोकस रहेगा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको डेमोग्राफिक्स भी वहीं पर कंप्लीट कर दूंगा. सो डोंट वरी, इट आई कोरिलेट विद दोस टॉपिक्स विद दैट. देन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लाइक कि हेल्थ के लिए न्यू पॉलिसीज स्कीम, ओके, एजुकेशन के लिए न्यू पॉलिसी स्कीम. Education के लिए there are many policies came for respect to sectors IT and all. I will discuss about. Second last topic is about general issues on environment ecology. Okay, आप देख रहे हैं ना कि question is general issues. So please don't be specialized. Just read what they needed. If you go through the previous paper now, I'm damn sure I'm giving you 100% guarantee. You will feel easy, very easy, if you have a very basic idea, if your concept is very clear. So it's a general issues on environment and ecology. Then we will discuss about biodiversity. Like us, we had a diversity about religion, caste, creed, and gender, race, and all these things. Same way there is a biodiversity as well as different flora and fauna operating in the region. Then climate change, I told you कि this part के जो हिस्सा है भाई साहब, इसका क्वेश्चंस के जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे ज्यादा जा रहे हैं. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. दिस इज द वन ऑफ द कोरेस्ट लवलीस्ट सेक्शन ऑफ द यूपीएससी. देन जनरल साइंस वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. स्पेशल लाइफ साइंस पार्ट इज वेरी actually the weightage of life science is very more and more. So please no need to worry about that. We will discuss about the health issues, diseases. Those parts are very current and dynamic. Okay. So my dear aspirants, I hope कि you enjoyed all these our small lectures. I hope कि मैंने बोर नहीं किया. But come on, this was just basic clue. Okay. So in last but not least today's lecture, just keep in your mind, this is syllabus and UPSC has a previous year paper. Just
just stick on that. Tomorrow onwards, I am going to be discuss under TCR study circle. I'll discuss about whole UPSC previous paper of 10 year, as well as I'll try to cover 25 years. Those I feel it's important. I'll cover up those 25 years paper as well. I hope within 2 weeks, I'll discuss about everything. Then after this completion of this lecture, I'll try to start with my colleagues about CSAT part as well. So, ये lectures we are starting purposefully for, especially for those living far from Delhi, especially from our rural background, किसान के बेटे, something all, those are unable to afford the classes and all those things. So आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है. Just stick with that. I'm giving 100% guarantee. I'll provide you Telegram tomorrow, Telegram and all other channel to contact to me directly. आप जहां भी हो, कितने भी resources हो, you must have a confidence. As I already told you, you do SO analysis. As per as TCR philosophy, you must know your strength, you must know your opportunity, and just go. You have still lot of energy, and still with that, just have focus on your goal, and just think it is you, it's your fight against you, not with 1 million, 10 lakhs aspirants, because 10 lakh aspirants does not matter for you. You just bother about you. You just need one seat. You just one seat, and it's focus on there. आप भी बैठेंगे, बहुत से बैठेंगे, बहुत से आपसे ज्यादा हो सकता है पढ़े भी हो, वो भी बैठेंगे, बट जस्ट हैव कॉन्फिडेंस. डोंट वरी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. It would be very easy for you. To tomorrow onwards, we will start analyzing about the previous year paper. And thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, and best good luck and complete everything with have instilled a lot of energy with your own mind. Thank you so much. Bye bye. Namaskar.